डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का सिटी मंटेसरी स्कूल सिवान के इस यूट्यूब चैनल पर आज के बायोलॉजी क्लास में, जिसमें हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में, यानी कि रिप्रोडक्शन के कितने टाइप होते हैं, और साथ ही साथ हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं और जानते हैं रिप्रोडक्शन के टाइप के बारे में। सबसे पहले देखो, वैसे तो ऐसे बहुत सारे जो है तरीके हैं, वेज हैं, जिनमें कि अपने पेरेंट से नए नए ऑर्गेनिज्म उत्पन्न होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन जनरली दो प्रकार के रिप्रोडक्शन के टाइप होते हैं, जिनका नाम है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन दोनों ही प्रकार के रिप्रोडक्शन के टाइप के बारे में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग जानेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। अब देखते हैं हम लोग कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम बता सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, और इसमें जो है गैमीट का कोई फ्यूजन नहीं होता है, यानी कि इसमें जो है कोई जर्म सेल्स एक दूसरे से फ्यूज नहीं करते हैं। और इसमें जो है आपका सेल का डिवीजन किस प्रकार से होता है, तो इसमें जो आपका माइटोटिक सेल डिवीजन होता है, जिसमें कि क्रोमोसोम्स का जो नंबर होता है वो आपका पहले के जैसा, यानी पेरेंट सेल के अंदर में क्रोमोसोम्स के नंबर के बराबर ही रहता है, सेम रहता है एज बिफोर। यहाँ पर देखो कि मियोसिस जो सेल डिवीजन होता है वो आपका नहीं होता है, और इस प्रकार से जो ऑफस्प्रिंग उत्पन्न होते हैं वो अपने पेरेंट के जो हैं एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। और यही कारण है कि उन सभी ऑफस्प्रिंग को क्लोन्स कहा जाता है, क्योंकि वो अपने पेरेंट के जो हैं एग्जैक्ट कॉपी है, उनमें जो है कोई चेंज नहीं हुआ है। तो यही कारण है कि इनको हम लोग क्लोन के नाम से बुलाते हैं। क्योंकि नए जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो जो है ऑर्गेनिज्म, यानी कि पेरेंट के जो है सोमैटिक पार्ट से फॉर्म होते हैं। यही कारण है कि उनको हम लोग मतलब इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को जो है, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जो है हम लोग सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन के नाम से भी पुकारते हैं, बुलाते हैं। मतलब बुलाने का इन द सेंस कि उसको बोलते हैं। अब देखो, ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये आपका जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के मतलब अधिकांश यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बैक्टीरिया हो जाएगा, प्रोटोजोआ हो जाएंगे, या फिर कुछ और भी प्लांट जैसे कि एल्गी हो गए, ठीक है, फंगाई है, या फिर ब्रायोफाइट्स हैं, ठीक है, या फिर इसके अलावा कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि स्पॉन्ज और हाइड्रा है। इन सभी के अंदर में जो है ये मोस्ट कॉमन आपका जो है मेथड है रिप्रोडक्शन का, यानी कि सबसे आम मेथड है आपका जो है रिप्रोडक्शन का। किसमें किसमें, तो ध्यान रखना ये है, एक बार फिर से मैं रिपीट ही कर देता हूँ कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे आम है आपका जो है अधिकांश यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ में। इसके अलावा कुछ पौधों में जैसे कि एल्गी हो जाएंगे, फंगाई हो जाएगा, ब्रायोफाइट्स हैं। इसके अलावा कुछ मल्टी सेलुलर एनिमल्स में भी जैसे कि स्पॉन्जेस और हाइड्रा हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो, जब फेवरेबल कंडीशन रहता है तो ऐसे कंडीशन में ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये रिप्रोड्यूस करते हैं बहुत अधिक बार, मतलब कई बार ये जो है आपका रिप्रोड्यूस करते हैं, ताकि जो है ये अपने पॉपुलेशन का एक्सप्लॉइजन कर सकें, यानी कि जो है काफी तेजी से ये बढ़ा सकें। अब देखो, अब हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे मेथड का जो कि आपका जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। तो ऐसे कॉमन जो मेथड्स हैं उनमें है सबसे पहले फीजन। तो देखो, ये जो फीजन है ये मोस्ट कॉमन जो है आपका मोड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। दूसरा है बर्डिंग, तीसरा है रीजनरेशन, चौथा है फ्रेगमेंटेशन, और पांचवा है स्पोर फॉर्मेशन, और छठा है आपका जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो ये 6 एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड्स के बारे में हम लोग
इस क्लास में, इस चैप्टर के इस यूनिट में जो हम लोग स्टडी करेंगे एक एक करके। तो जैसा कि सबसे पहले आपने देखा था कि फ्यूजन नंबर 1 पे था, तो हम लोग सबसे पहले अब चलेंगे पढ़ने फ्यूजन के बारे में। तो देखो फ्यूजन का तो मतलब आप लोग जानते ही हो कि फ्यूजन का मतलब होता है आपका जो है टूटना, मतलब एक से टूट करके दो होना, दो से चार होना, इस तरीके का जो क्रियाकलाप होता है। न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस जो आपका डिवाइड होता है तो उसको हम लोग जो है न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, यानी कि जो आपका उसका टूटना। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग पहले डायग्राम से समझ लो, फिर मैं आप लोगों को जो फ्यूजन के बारे में तमाम फैक्ट्स बताऊंगा। तो देखो यहाँ पर जो सबसे पहले देखो कि एक जो है आपका पैरेंट सेल है यहाँ पे। अब ये जो पैरेंट सेल है आगे क्या होता है कि इसके अंदर में जो ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियर के अंदर में जो क्रोमोसोम्स हैं यानी कि डीएनए है, सबसे पहले तो वो आपका रेप्लिकेट होता है। तो यहाँ पर रेप्लिकेशन हुआ है और जो दो दो डीएनए बने हुए हैं यानी कि एग्जैक्ट कॉपी बना हुआ है, वो एक दूसरे से सेपरेट होता है क्रोमोसोम्स के अंदर में ही। वो आपका जो है मतलब क्रोमोसोम्स जो सॉरी डीएनए है, तो ये डीएनए आपका सेपरेट हो गया। यहाँ पे देख सकते हो कि क्रोमोसोम्स जो है वो सेग्रीगेट हो रहे हैं यानी कि अलग अलग हो रहे हैं। देख सकते हो कि यहाँ पे जो आपका एक यहाँ पे जो है न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पे दूसरा हो गया, और इस प्रकार से जो सेल हैं वो भी आपके जो है सेपरेट हो रहे हैं, यानी कि न्यूक्लियस आपका बढ़ते जा रहा है, साथ साथ जो है न्यूक्लियस के साथ में ही साइटोप्लाज्म का हिस्सा जो है वो भी बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि कैरियोकाइनेसिस भी हो रहा है और साथ साथ आपका जो है साइटोकाइनेसिस भी होता है। तो पहले तो कैरियोकाइनेसिस हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो जस्ट उसके बाद जो है आपका साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होता है। और जैसे ही साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होता है, दो ठो डाउटर सेल फॉर्म्ड हो जाते हैं और इस प्रकार से बाइनरी फ्यूजन कंप्लीट हो जाता है। तो आपने जो है अभी बाइनरी फ्यूजन को डायग्राम के माध्यम से स्टडी किया। अब हम लोग फ्यूजन के बारे में आगे चर्चा करेंगे। देखो फ्यूजन जो है वो आपका रेफर करता है स्प्लिटिंग को यानी कि टूटने को, जैसा कि मैंने पहले बताया था। इस प्रकार से इस फ्यूजन का हम लोग डेफिनेशन बता सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इनटू टू और मोर देन टू सेपरेट डाउटर सेल्स इज कॉल्ड फ्यूजन। यानी कि इसका डेफिनेशन हम लोग बता सकते हैं कि किसी एक यानी कि किसी भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के दो या दो से अधिक अलग अलग डाउटर सेल के अंदर में टूटना यानी कि डाउटर सेल्स में डिवाइड होना, स्प्लिट होना ही कहलाता है फ्यूजन। ठीक है, तो और ये हो गया डेफिनेशन। अब बात करते हैं ये जो आपका कैसा मेथड है। तो ध्यान रखो कि ये अभी अभी मैंने बताया था एसेक्सुअल के बारे में, तो सेम वही चीजें ध्यान रखो फ्यूजन के बारे में भी कि ये जो है सबसे कॉमन मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, जैसे कि बैक्टीरिया में, ईस्ट में, डाइटम में, और कुछ प्रोटोजोवन जैसे कि अमीबा में, पैरामीशियम में, एटसेट्रा में। अब देखो जनरली देखें तो इस प्रोसेस यानी कि फ्यूजन के प्रोसेस में जो है आपका दो स्टेप होता है, और वो दो स्टेप्स जो हैं वो हैं आपके जो है पहला डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस या फिर न्यूक्लियर मैटर, और दूसरा है क्लीवेज ऑफ साइटोप्लाज्म। यानी कि पहला स्टेप में क्या होता है कि न्यूक्लियस या फिर न्यूक्लियर जो मैटर होता है वो डिवाइड होता है, बढ़ता है, और दूसरा जो है आपका है साइटोप्लाज्म का क्लीवेज होना, यानी कि उसका जो है सेपरेट हो जाना। ठीक है, एक दूसरे से फट करके अलग अलग हो जाना। तो इस प्रकार से आपने देखा कि दो स्टेप में कंप्लीट होता है। साथ ही ध्यान दो कि फ्यूजन जो है वो आगे चल करके दो भागों में डिवाइड हो सकता है, यानी कि दो प्रकार में डिवाइड हो सकता है। और दो टाइप के फ्यूजन हैं, बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन। जैसा कि आपने अभी अभी डायग्राम के माध्यम से बाइनरी फ्यूजन का स्टडी किया था। अब मैं आप लोगों को जो है बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन दोनों को ही सेपरेट कर करके बताऊंगा कि ये दोनों क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग बाइनरी फ्यूजन। देखो यहाँ पे जो ये वर्ड है बाइनरी फ्यूजन, ये रेफर करता है स्प्लिटिंग इनटू टू, यानी कि दो में टूटना जो है आपका बाइनरी फ्यूजन हो गया। तो ये जो है यानी कि बाइनरी फ्यूजन ये फेवरेबल कंडीशन के दौरान में होता है। और इस प्रोसेस में क्या होता है यानी कि बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है कि जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है वो दो नए ऑर्गेनिज्म में जो है आपका डिवाइड हो जाता है। बहुत सारे बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ क्या करते हैं कि
वो सिंपली सेल डिवीजन के दौरान में दो बराबर बराबर हिस्सों में स्प्लिट कर जाते हैं, टूट जाते हैं, और इस प्रकार से जो है उनमें बाइनरी फ्यूजन कंप्लीट होता है। अब जो है हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से बाइनरी फ्यूजन जो है अमीबा में कंप्लीट होता है, यानी कि टेक प्लेस करता है, घटित होता है। तो बाइनरी फ्यूजन जो है अमीबा के अंदर में हम लोग स्टडी करते हैं। सबसे पहले तो उसको जो है हम लोग ऐसे समझते हैं और फिर बाद में डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। यानी कि पहले हम लोग थ्योरेटिकली समझते हैं और फिर बाद में हम लोग जो उसको डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। जब अमीबा अपने साइज के मतलब अपने मैक्सिमम साइज पर पहुंचता है तो अमीबा का जो न्यूक्लियस होता है वो लंबा होता है और दो भागों में डिवाइड हो जाता है। और तब क्या होता है कि जो अमीबा का साइटोप्लाज्म है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जिसमें से कि प्रत्येक न्यूक्लियस के चारों तरफ में एक पार्ट उसका रहता है। इसके बाद जो दो ठो डाउटर अमीबा बने होते हैं वो अपने पूरे ग्रोथ तक जो है पहुंचते हैं भोजन करके, और फिर क्या होते हैं कि वो भी फिर से डिवाइड होते हैं ताकि चार अमीबा को प्रोड्यूस कर सकें, और इस प्रकार से ऐसे ही आगे होता है। तो अमीबा में ये जो दो सेल में टूटने का जो प्रक्रिया है ये आपका किसी भी प्लेन में हो सकता है सेल डिवीजन के दौरान में। यानी कि जो हो सकता है कि वो वर्टिकली दो भागों में बंट रहा है, या फिर जो हो सकता है कि हॉरिजॉन्टली दो भागों में बंट रहा हो, या फिर जो आपका ट्रांसवर्सल वे में कट कर रहा हो, यानी कि डिवाइड हो रहा हो। ये तो किसी भी प्लेन में जो आपका ये डिवाइड हो सकता है अमीबा। अब इसी चीज को हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। देखो इस डायग्राम में जो है एक अमीबा है जिसके अंदर में ये आपका जो है न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पे देख सकते हो ये न्यूक्लियस हो गया, और इसके बगल में जो यहाँ पे कुछ फूड पार्टिकल्स यहाँ पे दिख रहे हैं, और यहाँ पर जो है फूड वैक्यूल हो गया। तो ये एक अमीबा हो गया। इसके बाद से क्या होता है कि ये अपना जो है वृद्धि करता है, ग्रोथ करता है। जब इसका जो है ग्रोथ काफी ज्यादा मतलब कि इसका मैक्सिमम जब ग्रोथ हो जाता है तब क्या होता है कि इसका जो न्यूक्लियस है वो लंबा होने लगता है, और जब ये लंबा होने लगता है तो लंबा होकर क्या होता है कि ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक पार्ट इधर की तरफ में और एक पार्ट इधर की तरफ में, यानी कि एक लेफ्ट और एक राइट। इसके बाद क्या होता है कि इसका जो साइटोप्लाज्म है ये भी आपका जो है डिवाइड होने लगता है, और इसका साइटोप्लाज्म भी हर एक न्यूक्लियस के चारों तरफ में, यानी कि एक न्यूक्लियस के चारों तरफ में साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर के एक आपका जो है डाउटर अमीबा बना लेता है, और दूसरे न्यूक्लियस के चारों तरफ में डिवाइड होकर के साइटोप्लाज्म, और फिर जो है एक दूसरा आपका जो है अमीबा वो प्रोड्यूस हो जाता है। तो इस प्रकार से दो ठो जो है डाउटर अमीबा क्रिएट हुए, और ऐसे ही दोनों आगे अब डिवाइड हो गए तो चार बनेंगे, और फिर इस तरीके से आगे भी होता चला जाएगा। तो ये बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा हुआ। अब हम एक एक्टिविटी करेंगे, और वो एक्टिविटी होगा कि अमीबा के अंदर में बाइनरी फ्यूजन कैसे होता है। तो इसका प्रोसीजर क्या है, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि किसी एक स्लाइड के ऊपर जो है हम लोग अमीबा का परमानेंट स्लाइड लेकर के उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे, और उसी प्रकार से क्या करेंगे कि बाइनरी फ्यूजन को शो करते हुए अमीबा के किसी एक दूसरे परमानेंट स्लाइड को ऑब्जर्व करेंगे, और इन दोनों ही स्लाइड को हम लोग देखेंगे। देखने के बाद से अब तीसरे स्टेप में क्या करेंगे कि दोनों ऑब्जर्वेशंस का आपस में हम लोग तुलना करेंगे, कंपेयर। कंपेयर करने के बाद से देखो जब कंपेयर कर लेते हैं तो हम जो है क्या ऑब्जर्व करते हैं, क्या चीजें समझते हैं। पहला ये कि जो पहला स्लाइड था वो किसी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि अमीबा के प्रेजेंस को शो करता है जो कि इरेगुलर आउटलाइन वाला है, और दूसरा स्लाइड जो है वो शो करता है कि अमीबा में जो है आपका सेल डिवीजन कैसे होता है, यानी कि डिवाइडिंग सेल। अमीबा का जो है डिवाइडिंग सेल हमें दूसरे वाले स्लाइड में देखने को मिलता है। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे लेशमानिया के अंदर में बाइनरी फ्यूजन के बारे में। देखो लेशमानिया जो है वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जिसके वजह से कि हमारे बॉडी के अंदर में एक बीमारी होता है जिसको कि हम लोग काला जार कहते हैं।
और लेशमानिया कोशिका यानी कि सेल के एक छोर पर जो है हुप के जैसा एक स्ट्रक्चर होता है। लेशमानिया के अंदर में रिप्रोडक्शन जो है वो बाइनरी फिजन के प्रोसेस से होता है, जो कि एक डेफिनेट डायरेक्शन में होता है, या कह सकते हैं कि वो लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में होता है विद रिस्पेक्ट टू फ्लैजिलम, यानी कि फ्लैजिला जो उसके ऊपर होता है उस फ्लैजिला का जो है लॉन्गिट्यूडनली ये जो बाइनरी फिजन है वो लेशमानिया के अंदर में होता है। तो इस प्रकार से हम लोग अमीबा और लेशमानिया में बाइनरी फिजन में हम लोग डिफरेंस ये बता सकते हैं कि लेशमानिया में जो है आपका एक डेफिनिट प्लेन या लॉन्गिट्यूडनली जो है आपका बाइनरी फिजन होता है, जबकि बात करेंगे अगर हम लोग अमीबा में, तो ये जो है वो किसी भी प्लेन में हो सकता है कि वो लॉन्गिट्यूडनली हो, और हो सकता है कि वो लॉन्गिट्यूडनली हो नहीं हो करके वो जो आपका हॉरिजॉन्टली या फिर किसी दूसरे प्लेन में भी हो सकता है अमीबा के अंदर में। इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे मल्टीपल फिजन के बारे में कि मल्टीपल फिजन क्या होता है। जैसा कि मल्टीपल फिजन जो है नाम से ही पता लग रहा है कि ये जो मल्टीपल फिजन है, चूंकि देखो ये जो है स्प्लिटिंग इनटू मैनी को रेफर करता है, तो इस प्रकार से मल्टीपल फिजन का जो नाम है ये इसी से जो है डिफाइन हो जाता है। यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं कि मल्टीपल फिजन जो होता है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि पेरेंट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं, स्प्लिट होते हैं कई बार बहुत सारे न्यूक्लियाई में, जो कि बाद में चल करके बहुत सारे यूनिन्यूक्लिएटेड डाउटर इंडिविजुअल्स में जो है आपका डिवाइड हो जाते हैं, जो कि इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म के रूप में बिहेव करते हैं। और ये कब होता है, तो ध्यान दो कि ये जो है आपका अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। अब देखते हैं कि ये जो है आपका किस में होता है, तो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसको कि प्लाज्मोडियम बोलते हैं, जो कि मलेरिया पैरासाइट है, यानी कि जिसकी वजह से मलेरिया होता है, ये जो है आपका बहुत बार डिवाइड होता है अपने डाउटर सेल्स में मल्टीपल फिजन के माध्यम से। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है एक सेल है जिसमें कि एक न्यूक्लियस है। अब मान लो कि यहाँ पे जो है अनफेवरेबल कंडीशन है, तो होता क्या है कि इसके चारों तरफ में जो है एक लेयर क्रिएट हो जाता है, और इसके अंदर ही अंदर क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियस है ये कई बार डिवाइड होता है, और बार बार डिवाइड होकर के बहुत सारे जो है यहाँ पे न्यूक्लियर के टुकड़े यानी कि न्यूक्लियस छोटे छोटे बन जाते हैं। अब क्या होता है कि जब फेवरेबल कंडीशन होता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियस है इन सभी के चारों तरफ में जो है आपका साइटोप्लाज्म का कुछ हिस्सा और मेम्ब्रेन बनने लगता है, और बहुत सारे जो छोटे छोटे आपके जो है सेल बन जाते हैं। और जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो अलग अलग कई सारे सेल बन जा रहे हैं। और जब ये फेवरेबल कंडीशन होता है, तो वो ऊपर से जो मैंने आप लोगों को कोट बताया था वो फट जाता है, और एक ही साथ में क्या होते हैं कि बहुत सारे जो है आपके प्लाज्मोडियम या फिर दूसरे जो भी सेल हैं जिसमें कि मल्टीपल फ्यूजन हो रहा है, वो सारे सेल जो है एक साथ बाहर आते हैं। तो इस प्रकार से किसी सेल के अंदर में मल्टीपल फ्यूजन होता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि प्लाज्मोडियम के अंदर में मल्टीपल फ्यूजन कैसे होता है। देखो, जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है तो ऐसे में क्या होता है कि प्लाज्मोडियम सेल के चारों तरफ में जो है एक प्रोटेक्टिव वॉल फॉर्म हो जाता है, और ये जो प्रोटेक्टिव वॉल है इसको हम लोग सिस्ट बोलते हैं। अब इसी के अंदर क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है वो सिस्ट के अंदर में बार बार डिवाइड होता है, कई बार डिवाइड होता है, ताकि जो है बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लियाई, जिसको हम लोग डाउटर न्यूक्लियाई बोलते हैं, ये बन जाए। बाद में यही डाउटर न्यूक्लियाई जो है ये कुछ साइटोप्लाज्म को चारों तरफ से घिरे होते हैं, और फिर जो है एक पतले से मेम्ब्रेन के द्वारा चारों तरफ से घिर जाते हैं। अब जब फेवरेबल कंडीशन होता है, तो उस समय में क्या होता है कि फेवरेबल कंडीशन के दौरान में ये जो सिस्ट है ये फट जाता है, और फिर डाउटर सेल्स जो होते हैं वो एक साथ नए ऑर्गेनिज्म के रूप में बाहर निकल जाते हैं। लगभग लगभग मल्टीपल फ्यूजन के माध्यम से एक प्लाज्मोडियम सेल जो होता है वो 1000 डाउटर सेल को उत्पन्न करता है। जैसा कि आप लोग नीचे के डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है एक प्लाज्मोडियम है यहाँ पे, ठीक है। अब इस प्लाज्मोडियम का ये जो है आपका न्यूक्लियस हो गया,
और बाहर में क्या हो रहा है कि अनफेवरेबल कंडीशन के दौरान में क्या हो रहा है कि बाहर से एक सिस्ट यानी कि प्रोटेक्टिव कवर बन जा रहा है, और इसके अंदर में जो न्यूक्लियस है वो बार बार डिवाइड होता है, बार बार डिवाइड होता है यहाँ पे, और फिर बहुत सारे जो है डाउटर न्यूक्लियाई बनाता है। और बाद में क्या होता है कि इस न्यूक्लियाई के चारों तरफ में जो है आपका साइटोप्लाज्म कुछ घिर जाता है, और फिर पतले से जो है एक झिल्ली बन जाता है, मेम्ब्रेन बन जाता है, और जब फेवरेबल कंडीशन होता है तो ये जो प्रोटेक्टिव कवर है ये फट जाता है, और एक ही साथ में सारे के सारे डॉक्टर सेल निकल जाते हैं। प्लाज्मोडियम में नॉर्मली जो है 1000 नए नए जो क्या बोलते हैं, नए नए जो ऑफस्प्रिंग प्लाज्मोडियम वो एक साथ में बन जाते हैं, 1000 एक बार मल्टीपल फिजन होता है। तो अब हम लोग बात करते हैं बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन में क्या अंतर है। तो देखो, बाइनरी फिजन जो है वो फेवरेबल कंडीशन में होता है, जबकि मल्टीपल फिजन जो है वो अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। दूसरा है कि इसमें जो है कोई रेजिड्यू नहीं बनता है, बचता है बाइनरी फिजन में, जबकि बात करेंगे मल्टीपल फिजन में तो इसमें जो है आपका जो साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, तो देखो ध्यान दो कि रेजिडुअल जो साइटोप्लाज्म होता है जो कि डॉटर सेल को कवर किए हुए रहता है वो जो आपका बाद में बढ़ जाता है। तो ये दूसरा अंतर है। अब तीसरा अंतर का बात करते हैं तो साइटोप्लाज्म जो है वो आपका जो है प्रत्येक न्यूक्लियाई के बाद मतलब न्यूक्लियर डिवीजन के बाद में जो आपका क्लीवेज करता है, यानी कि जो आपका अलग अलग हो जाता है, फट जाता है एक तरह से कह सकते हैं। जबकि इसमें यानी कि जो मल्टीपल जो आपका फिजन है इसमें जो है आपका कोई भी साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं होता है, जैसा कि इस बाइनरी फिजन के अंदर में हुआ था। इसमें जो आपका साइटोप्लाज्म जो है डिवाइड हो गया था, फट गया था, क्लीवेज हो गया था। तो ऐसा जो है मल्टीपल फिजन के अंदर में नहीं होता है न्यूक्लियर डिवीजन के बाद। इसके बाद बात करते हैं चौथा अंतर। तो चौथा अंतर के अंदर में देख सकते हो, एक सेकेंड वेट करो, चलो। तो देखो इसमें यही बता रहा है चौथा में कि दो ठो जो है आपका इंडिविजुअल बनता है, जबकि बात करेंगे मल्टीपल फिजन में तो इसमें जो है आपके दो से अधिक इंडिविजुअल बनते हैं। अब देखते हैं पांचवा अंतर। तो देखो ये जो है आपका प्लाज्मोडियम के सॉरी पैरामीशियम के अंदर में होता है आपका जो है ये बाइनरी फिजन, जबकि मल्टीपल फिजन की बात करेंगे तो ये प्लाज्मोडियम के अंदर में होता है। तो एग्जाम्पल में भी अंतर हम लोग दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने 5 अंतर देखा बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन के अंदर में कि वो कौन कौन से अंतर होते हैं। तो इस लेक्चर को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी को जो है बेहतर तरीके से ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ में आ गया है, साथ ही साथ फिजन समझ में आ गया है।